क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस यानी होता है वर्षा। तो वर्षा ऋतु को हमने सामान्य जगह तो देखा है, लेकिन पहाड़ी प्रदेश में इसका रूप कैसा होता है यह हम लोग इस कविता के द्वारा आज जानेंगे। कि उसके पहले पाठ प्रवेश जानना आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे वह अनुभूति दे जाए, जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। यानी कवि का कहना है कि जो लोग हिमालय पहाड़ तक नहीं जा सकते हैं घूमने, वे अपने आसपास के ही पहाड़ों पर घूमना पसंद करते हैं। अगर वे भी नहीं हो सकता है तो अगर कक्षा में बैठे बैठे ही या घर में बैठे बैठे किसी कवि की कविता पढ़कर उसे पहाड़ी प्रदेश का आनंद लिया जाए तो कितना मज़ेदार होगा। तो हमारी कविता भी आज यही हमें बताएगी कि क्या कविता में है, कितना आनंद देती है यह कविता। चलिए देखते हैं। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं कि वर्षा का मौसम था और पहाड़ी इलाका था और उसमें हर पल वहाँ का रूप जो है बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार यानी करधनी के आकार का एक गहना, सहस्त्र यानी हजारों, दीर्घ यानी आंखें, सुमन माने फूल, महाकार यानी महा आकार यानी बहुत बड़े आकार को, और ताल यानी तालाब, और दर्पण यानी आईना। तो कवि का कहना है कि ऐसा लगता है पहाड़ को देखकर वह अपने विशाल रूप को अपने फूल रूपी हजारों आंखें फाड़कर अपने नीचे फैले हुए तालाब के जल में निहार रहा है और आनंदित हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह आईने में अपना रूप निहार रहा है। गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि का कहना है कि झरझर करते हुए झरने लगातार बह रहे हैं, उनसे उठते हुए उजले झाग सुंदर मोती की लड़ियों की तरह सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये झरने पहाड़ का गुणगान करते हुए बह रहे हैं, और ये सब देखने से तन मन जोश से भर जाता है, एक उत्तेजना उन्माद मन में छा जाता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे निरव नभ पर अनिमेष अटल चिंता पर। और पहाड़ के ऊपर जो सीधे सीधे पेड़ खड़े हैं, वे लगता है कि हमारी उच्च आकांक्षाओं की तरह यानी ऊंचे सपनों की तरह आकाश में शांत होकर एकटक निहार रहे हैं, लेकिन वे कुछ चिंतित दिख रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। इतने में अचानक वहाँ का रूप बदल जाता है, चारों तरफ बादल उड़ने लग जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है।
तो कभी कहते हैं कि लो अचानक पहाड़ जो है उजले पंख लगाकर उड़ गया। पर यानी पंख होता है, अब पारद यानी उजले पारे के समान, यानी बादल उजले हो गए थे और इधर उधर दौड़ने लगे थे। तो कवि ने उसे मान लिया कि भूधर यानी पहाड़ जो है उजले पंख लगाकर उड़ गया, यानी पहाड़ दिखाई देना बंद हो गया, पानी शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई है। रवशेष रह गए हैं, निर्झर है टूट पड़ा भूपर अंबर, धंस गए धरा में सबे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जल यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और पहाड़ उड़ गए हैं, केवल झरने की आवाज ही शेष रह गई है। और ऐसा लगता है कि आकाश जमीन पर टूटकर गिर गया है, उसके गिरने से साल के वृक्ष भी जमीन में धंस गए हैं। तालाब जल रहा है, उसके जलने से धुआं उठ रहा है। और इंद्र भगवान बादल के रथ में बैठकर ऐसा लगता है कोई जादू का खेल खेल रहे हैं। यानी कवि का कहना है कि बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध छा गया है, तो लगता है कि आकाश टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है, उसके गिरने से साल का वृक्ष जमीन में धंस गया है, तालाब भी वहाँ का जल गया, और जो धुंधलापन छाया बारिश की वजह से उसे कवि ने धुआं मान लिया कि तालाब के जलने से ऊपर धुआं उठ रहा है। और ये देखकर तो यही लग रहा है कि इंद्र भगवान बादल के रथ में बैठकर कोई जादू का खेल खेल रहे हैं। धन्यवाद। आप पढ़िए और इसका शब्दार्थ भी याद करना है।